appearance of parties and legal consequences of non-appearance। पक्षकारों का अदालत में उपस्थित होना और वो उपस्थित नहीं है तो उसके कानूनी परिणाम क्या निकलेंगे, इस पर अपन बात करते हैं। ऑर्डर 9 इस संबंध में बताता है। ऑर्डर 9 रूल 1 से 14 तक है। ऑर्डर 9 रूल 1 क्या कहता है? प्लेंटिफ ने दावा किया, सम्मन डिफेंडेंट के पास चले गए। अगली तारीख पेशी पर किस बात का इंतजार है कि प्लेंटिफ के दावे की तामील, मतलब सम्मन डिफेंडेंट के पास पहुंचे, और यदि वो पहुंच गए, प्रॉपर तामील हो गई, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को हाजिर होना है। और यदि मान लीजिए दोनों हाजिर नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लेंटिफ के दावे को डिसमिस कर देगा। द प्लेंटिफ सूट में बी डिसमिस्ड यदि आपने अदालत की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पर कुठाराघात किया। मतलब आपने दावा किया, आप ही नहीं पहुंचे, डिफेंडेंट के पास सम्मन चले गए, डिफेंडेंट भी नहीं पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा प्लेंटिफ को, कि आपने दावा किया उसके बाद आप ही नहीं आए, डिफेंडेंट की बात तो बाद में करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दावा आपका खारिज हो सकता है। द कोर्ट में डिसमिस द सूट, तो इट इज़ अ पेनल प्रोविजन। अब सारा झगड़ा जो है आगे इस बात का है कि आपने कोर्ट की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पर घात किया क्या? यदि किया तो पेनल प्रोविजंस है। ऑर्डर 9 रूल 2 की अपन बात करें। ऑर्डर 9 रूल 2 कहता है कि डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। देखिए, जब प्लेंटिफ ने दावा किया तो दावे के साथ उसको दावे की कॉपी भी देना होगा अदालत में, समन्स भी पेश करने पड़ेंगे और उस पर प्रोसेस फीस भी देनी पड़ेगी। इन तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ यदि प्लेंटिफ कर देता है तो डेफिनेटली डिफेंडेंट के पास समन जाएंगे ही जाएंगे। और यदि इसमें वो चूक कर देता है, समन पेश नहीं किए, प्रोसेस फीस पेश नहीं की, कॉपीज पेश नहीं की, अगली तारीख पेशी पे देखा गया कि भाई डिफेंडेंट आया नहीं आया, तो फाइल में देखा गया तो ये पता पड़ा कि भाई प्लेंटिफ ने दावा तो पेश कर दिया, लेकिन डिफेंडेंट को कॉल करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो तो की नहीं उसने। समन पेश नहीं किए, कॉपीज़ पेश नहीं की, प्रोसेस फीस पेश नहीं की, तो कैसे जाएंगे, कैसे जारी होंगे समन्स? तो ऐसी सूरत में प्लेंटिफ के दावे को खारिज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड, मान लीजिए अगली तारीख पेशी पर डिफेंडेंट खुद ही हाजिर हो जाता है, उसको पता पड़ जाता है और वो हाजिर हो जाता है, तो दावा खारिज नहीं होगा, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जितनी उसको समन देना, ये प्रोसेस फीस और कॉपीज़ देना, इसका ध्येय क्या था? इसका ध्येय यही तो था कि डिफेंडेंट को कॉल किया जाए, और डिफेंडेंट खुद ही हाजिर हो गया तो मकसद तो पूरा हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में तो दावा खारिज नहीं होगा। ऑर्डर 9 रूल 3 वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड। ऑर्डर 9 रूल 3 क्या कहता है कि दावा भी दायर हो गया, डिफेंडेंट को तामील भी हो गई, और अगली तारीख को न तो डिफेंडेंट हाजिर हुआ न प्लेंटिफ हाजिर, बोथ आर एब्सेंट, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आपका दावा खारिज हो सकता है। योर सूट में बी डिसमिस्ड बिकॉज यू आर प्लेंटिफ। आप रिलीफ मांगने आए, आप ही हाजिर नहीं है और डिफेंडेंट भी हाजिर नहीं है, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा, तो योर सूट में बी डिसमिस्ड। अब देखिए कि ऑर्डर 9 रूल 2 में नुकसान किसका हुआ? प्लेंटिफ का हुआ, दावा खारिज हो गया। 9 रूल 3 में नुकसान किसका हुआ? प्लेंटिफ का हुआ, दावा खारिज हो गया। अब यदि प्लेंटिफ के पास कोई रीजनेबल, कोई सफिशिएंट कॉज है
ऑर्डर नो रूल 2 में तो उसको ये बताना पड़ेगा सफिशेंट काज के साथ, क्या बताना पड़ेगा कि साहब इस तरीके से मैं ये समन्स वगैरह और ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ ये तमाम वकील साहब के मुंशी को देकर गया था मैं, उन्होंने पेश नहीं किए तो मेरी क्या गलती है, या वकील साहब को दे गया था, वकील साहब अन्यथा बिज़ी हो गए तो मेरी क्या गलती है। तो कई तरह के कारण हो सकते हैं। यदि मान लीजिए वो ये कह देता है तो एक बात समझ में आती है। और ऐसे ही नो रूल 3 में यदि प्लेंटिफ का दावा खारिज हुआ है, डिसमिस हुआ है, नो रूल 3 क्या कहता है कि साहब बोथ द पार्टीज मस्ट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। अब मान लीजिए प्लेंटिफ ये कहता है कि साहब ये कारण बताता है कि साहब मैं आ रहा था लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आ रहा था कर्फ्यू लग गया, मैं आ रहा था मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, कोई भी कारण बताता है तो ये काबिल विचारणीय है। अब ये समझ लीजिए कि यदि ऐसी परिस्थितियां हो गई तो जो नो रूल 2 में और नो रूल 3 में जो तकलीफ हुई है उसका डॉक्टर बैठा है नो रूल 4 में। जो रोग नो रूल 2 में या नो रूल 3 में लगा है उसकी दवा क्या है, नो रूल 4 में है। नो रूल 4 में 2 रेमेडीज है। फर्स्ट रेमेडी है कि आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब इस तरह से नो रूल 2 में मेरा दावा खारिज हो गया, मैं तो साहब इस तरीके से ये समन्स और ये सब कुछ मैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ मैं वकील साहब को सब कुछ कर गया था, समन्स भर गया था, सारी चीज़ें कर गया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके इन कारणों से। वकील साहब एफिडेविट दे देते हैं, हाँ साहब मैं पेश नहीं कर सका, मैं वहाँ चला गया था, मेरी नानी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी इस कारण से, तो वो रीज़नेबल कॉज है। तो एक एप्लीकेशन लगाएंगे नो रूल 4 में, प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, राइट, और उसकी कॉपी उस डिफेंडेंट उसका जवाब देगा और अदालत तय कर देगी। इसी तरह से नो रूल 3 का रोग लग गया, नो रूल 3 में मान लीजिए आपका दावा खारिज हुआ तो उसकी दावा भी नो रूल 4 में है, रेस्टोरेशन ऑफ द सूट कि साहब मैं आ रहा था, मेरे साथ ये हादसा हो गया इसलिए मैं अदालत नहीं पहुंच सका, ये प्लेंटिफ को साबित करना है। अब बात हुई नो रूल 4 में क्या दूसरी रेमेडी भी है। नो रूल 4 में दूसरी रेमेडी है कि द प्लेंटिफ इज वेरी मच एंटाइटल्ड टू फाइल ए फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। यदि वादी ये चाहता है कि नो रूल 2 नो रूल 3 में उसका दावा खारिज हो गया तो मैं तो फ्रेश सूट फाइल कर देता हूँ, तो ये रेमेडी भी है, लेकिन उसके साथ चेक बैन क्या है कि आज भी आपका दावा लिमिटेशन के अंतर्गत होना चाहिए। तो नो रूल 4 में 2 रेमेडी बताई आपको, रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, एप्लीकेशन दे दीजिए, कारण बता दीजिए, और दूसरा यदि ये नहीं है आपके पास, ये रेमेडी अवेल नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरी रेमेडी है, यू कैन फाइल, द प्लेंटिफ कैन फाइल ए फ्रेश सूट बट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। नो रूल 5 की अपन बात करें, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। इसको आप समझ लीजिए कि प्लेंटिफ ने एक दावा किया डिफेंडेंट के खिलाफ, उसने समन्स भी पेश किए, कॉपीज़ भी पेश की, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर दी जिसके बेसिस पर डिफेंडेंट को कॉल किया जाए, उस पर तामील हो। वो अनसर्ड लौट कर आ गए, डिफेंडेंट मिला नहीं, ताला लगा हुआ है, बाहर चला गया। अब उसको 7 days के अंतर्गत जब वो रिपोर्ट आएगी उसके 7 दिन के अंतर्गत उसको दोबारा से सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, वही समन्स पेश करने पड़ेंगे, फ्रेश समन्स पेश करने पड़ेंगे, कॉपीज़ और प्रोसेस फीस वगैरह, तो फिर डिफेंडेंट के पास वो समन्स जाएंगे। अब मान लीजिए उसके बाद भी कोई ऐसी बात हुई कि डिफेंडेंट किसी रूप से नहीं मिला, मतलब तामील नहीं हुई,
अनसर्व्ड लौट करके आ गए। अब क्या होगा? फिर वही करना पड़ेगा 7 दिन के अंतर्गत। लेकिन अब की बार प्लेंटिफ ने नहीं किया और आगे की तारीख पर यह देखा गया कि भाई क्या चल रहा है मुकदमे में। तो कोर्ट ने देखा कि 1 महीने की तारीख पड़ी थी, 7 दिन के अंतर्गत क्या है, ये तो आज तक इसने जो समन्स, फ्रेश समन्स और ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको कॉल करने की, डिफेंडेंट को कॉल करने की, इसने फॉर्मेलिटीज़ पेश ही नहीं की। द कोर्ट में डिसमिस योर सूट, द कोर्ट में डिसमिस योर सूट। आप मान लीजिए उसके पास कोई अब 9 रूल 5 में यदि दावा वादी का खारिज हो गया तो उसको कोई दवा है क्या, कोई रेमेडी है क्या? तो देखिए 9 रूल 5 में निश्चित रूप से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, उसका दावा खारिज हुआ है, और 9 रूल 5 में उसकी रेमेडी है। वो रेमेडी क्या है? देखिए 9 रूल 4 में तो 2 तरह की रेमेडी बताई आपको, रेस्टोरेशन की और फ्रेश सूट की। 9 रूल 5 में यदि दावा आपका खारिज हो गया तो यू आर हैविंग ओनली वन रेमेडी। व्हाट इज दैट? द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू फाइल ए फ्रेश सूट बट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, तो 9 रूल 5 में यदि दावा आपका खारिज हो गया तो आपको 9 रूल 5 में ही रेमेडी है, और रेमेडी केवल एक है, रेस्टोरेशन की नहीं है, रेमेडी केवल एक है। ऑर्डर 9 रूल 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। प्लेंटिफ ने दावा किया और दावा करने के बाद डिफेंडेंट को तामील हो गई, प्रॉपर तामील हो गई, समन्स पहुंच गए, रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद डिफेंडेंट नहीं आता तो क्या होगा? यदि डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर देगी डिफेंडेंट के खिलाफ कि तुम्हारे ऊपर तामील हो चुकी, उसके बावजूद तुम नहीं आ रहे हो। कोर्ट की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पैनल प्रोविज़न डिफेंडेंट के लिए है कि आप आएँ या नहीं आएँ, हम प्लेंटिफ का दावा सुनेंगे, आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो गई। तो दिस इज़ एक्स पार्टी ऑर्डर। तो एक्स पार्टी ऑर्डर की पिक्चर क्या है? व्हेन प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर। ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी ऑर्डर डिफेंडेंट के खिलाफ हो जाएगा। इसमें भी 3 बातें हैं। देखिए, व्हेन समन्स ड्यूली सर्व्ड, ये होना चाहिए। यदि डिफेंडेंट के पास ड्यूली सर्व हो गया सम्मन और वो नहीं आता है तो ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी ऑर्डर पारित हो जाएगा। दूसरा, व्हेन समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड, उसके पास सम्मन ही नहीं गए, उसको पता ही नहीं, तो ऐसी सूरत में वो तो कैसे हाजिर होगा? तो ऐसी सूरत में ऑर्डर 9 रूल 6 की कोई कार्रवाई नहीं होगी, डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होगा। व्हेन समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, समन सर्व तो हो गए कल रात्रि में, मीनिंग देर बाई कल 5 बजे समन गए उसके पास, वो बाहर रहता है, 300 किलोमीटर दूर रहता है, कैसे आएगा बेचारा? 500 किलोमीटर दूर रहता है। तो जब समन सर्व हो गए और वो नहीं आ सका तो अदालत ने देखा डिफेंडेंट को समन तो सर्व हो गए लेकिन उसको आने के लिए समय तो दें। तो ऐसी सूरत में अगली तारीख पेशी दे दी जाएगी और हो सकता है प्लेंटिफ से कह दिया जाए कि अगली तारीख पेशी का आप उसको नोटिस भेज दीजिए कि आपके केस में अगली तारीख पेशी ये है। तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर की बात हुई। ऑर्डर 9 रूल 7, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एडजॉर्न हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। देखिए, ऑर्डर 9 रूल 6 में आदेश पारित हो जाता है
और आगे कार्रवाई प्लेंटिफ चलाता है। तो अब आप ये देखिए कि प्लेंटिफ के बयान हो गए, प्लेंटिफ ने और अपने बयान करवा दिए, प्लेंटिफ ने कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, प्लेंटिफ ने कोई तीसरा अपना बयान करवा दिया। इस तरह से कार्रवाई चलती रही। अब डिफेंडेंट 8 पेशी बाद अदालत में हाजिर होता है और 8 पेशी बाद अदालत में जब हाजिर होता है तो वो नो रूल 7 की एप्लीकेशन के साथ हाजिर होता है कि इस तरह से मेरी एक्स पार्टी ऑर्डर पारित हो गया था मेरे खिलाफ और फलानी तारीख को हो गया था, और जो पिछली 8 पेशियाँ गई उनमें ये काम हो गया। मैं उन सारी कार्रवाइयों को सेट असाइड कराना चाहता हूँ और नो रूल 7 की एप्लीकेशन देता हूँ, और नो रूल 7 में आपको गुड कॉज बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ गुड कॉज, कि आप इन 8 पेशियों पर क्यों नहीं आए। व्हाट वर दोज कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज विद डिफेंडेंट, कि वो अदालत में इतने लंबे पीरियड तक गैर हाजिर रहा, ना तो उसका वकील आया ना वो खुद हाजिर हुआ। यदि उसके पास गुड कॉज है तो अपने 9 रूल 7 के प्रार्थना पत्र में इंसर्ट कर देगा कि साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बता नहीं सका मेरे वकील को, मैं कहीं बाहर गया था, मेरा वहाँ किडनैप हो गया, ये पेपर्स कटिंग देखिए, या एक्सीडेंट हो गया तो ये हॉस्पिटल के कागजात देखिए, या मेरे साथ ये तकलीफ़ हो गई थी। यदि मान लीजिए ऐसी कोई तकलीफ़ गुड कॉज वो बताता है कि ड्यू टू दिस रीज़न, और एक एक दिन का ब्यौरा बताता है कि इन कारणों से मैं नहीं हाजिर हुआ, नहीं हो सकता था, तो अदालत ये देखेगी कि यदि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती तो हम हाजिर हो सकते थे क्या। तो यदि अदालत को लगता है कि दिस इज़ अ गुड कॉज, तो अदालत क्या करेगी, उसकी 9 रूल 7 की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेगी और मुकदमा कहाँ आ जाएगा, मुकदमा बैक गियर लग करके वहाँ आ जाएगा जहाँ 9 रूल 6 की कार्रवाई एक्स पार्टी ऑर्डर डिफेंडेंट के खिलाफ हुआ। यदि 9/7 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो तमाम कार्रवाई जो कि उसकी एब्सेंट में हो चुकी, डिफेंडेंट की एब्सेंट में हो चुकी, उन सभी में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। गाड़ी बैक गियर होकर के उस तारीख पर आ जाएगी जब 9 रूल 6 का आदेश पारित हुआ था। और उसके बाद जो 8 पेशियों में जैसे प्लेंटिफ ने अपने बयान करवा दिए, तो डिफेंडेंट होता तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता, वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। और 2 बयान करवा दिए तो डिफेंडेंट होता तो उसका वकील उन विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करता। एक कोई डॉक्यूमेंट भी पेश कर दिया, यदि डिफेंडेंट होता तो डॉक्यूमेंट जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन या जो दस्तावेज रिकॉर्ड पर आया उसकी एब्सेंट में, उस पर वो अपनी दलील देता, बहस करता। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम कार्रवाइयों में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। अब फर्ज करिए, देखिए ये 8 पेशियाँ, डिफेंडेंट 8 पेशियों तक नहीं आया। अब फर्ज करके उन 8 पेशियों में डिफेंडेंट ये देखता है कि इन 8 पेशियों में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक पेशी पे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एब्सेंट था, दूसरी पेशी पे देखा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो चुका था, कोई काम नहीं हुआ। तीसरी पेशी पर देखा जाए तो प्लेंटिफ ने एक फ़ोटोकॉपी पेश कर दी थी डॉक्यूमेंट की, जिसका कोई असर कोई विशेष डिफेंडेंट के डिफेंस पर नहीं पड़ता। चौथी पेशी पे उसने कोई अपना एक एफिडेविट पेश किया, साक्ष्य का एफिडेविट पेश कर दिया प्लेंटिफ ने। पांचवी पेशी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छठी, सातवीं, आठवीं पेशी पर इस तरह का कोई डेट्रीमेंटल कार्रवाई, नुकसानदायक कार्रवाई डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं हुई। अब वो 8 पेशी बाद डिफेंडेंट हाजिर होता है
तो अदालत उससे पूछती है कि भाई आप 8 पेशी तक कहाँ थे, 1.5 साल तक कहाँ थे आप, न तो आप आए न आपका वकील आया, और 9 रूल 6 में आपके खिलाफ कार्रवाई एक्स पार्टी ऑर्डर जारी हो रखा है, पहले इसको खुलवाइए, 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लाइए, गुड कॉज बताइए। तो डिफेंडेंट या डिफेंडेंट का वकील ये कहता है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं 9 रूल 7 नहीं लगाऊंगा, आई एम एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसीडिंग्स। अदालत जीतती है कि नहीं, और दूसरा प्लेंटिफ का एडवोकेट भी ये बात रखता है, ये आर्ग्यू करता है कि नहीं साहब पहले 9, प्लेंटिफ का एडवोकेट भी ये बात रखता है, ये आर्ग्यू करता है कि नहीं साहब पहले 9-7 लाइए, गुड कॉज देखिए, ये 8 पेशी तक एब्सेंट क्यों रही है। फिर डिफेंडेंट ये कहता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं 9 रूल 7 की एप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा, मैं तो आज फर्दर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट्स चले, बहस चली। तो अब आप समझ लीजिए कि 9 रूल 7 की एप्लीकेशन तो आपको जब लगाने की आवश्यकता है जब आप पुरानी जो कार्रवाई, उन 8 पेशियों में जो कार्रवाई उसको सेट असाइड कराना चाहते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब तो 9-7 की एप्लीकेशन लगाइए। अन्यथा अदालत से ये कह दीजिए कि मैं जो 8 पेशियों पे जो भी कार्रवाई हुई वो मैं सेट असाइड नहीं कराना चाहता, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसीडिंग्स। आज से मैं फर्दर प्रोसीडिंग्स में, आज से पेशी पर, आज से कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इसलिए 9-7 की एप्लीकेशन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी मच एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसीडिंग्स विदाउट गिविंग एनी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7। तो क्या होगा, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि 9 रूल 7 की एप्लीकेशन तभी लगाइए आप जब आप बैक प्रोसीडिंग्स जो आपकी एब्सेंट में हो चुकी, डिफेंडेंट की एब्सेंट में हो चुकी, और उनको सेटिसाइड करवाना चाहते हैं, तब तो आप 9-7 की एप्लीकेशन लगाइए। अन्यथा आपको 9-7 की एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप फर्दर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसी तरह से होते हैं। कई कोर्ट्स को मिसकंसेप्शन भी है कि नहीं आप तो 9-7 की पहले एप्लीकेशन, 9 रूल 7 की एप्लीकेशन पहले लाइए, उसके बाद देखेंगे। ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू गेट सेट असाइड द बैक प्रोसीडिंग्स, तब तो आप 9-7 लगाइए, अन्यथा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपन ऑर्डर 9 रूल 8 की। ऑर्डर 9 रूल 8 क्या कहता है, देखिए, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। 9-6 में तो अपन ने इसका उल्टा पढ़ा था कि प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट एब्सेंट रहता है। 9-8 में अपन बात करते हैं कि प्लेंटिफ एब्सेंट रहता है और डिफेंडेंट प्रेजेंट रहता है। दोनों की स्थिति, दोनों की पिक्चर में फ़र्क है। तो 9 रूल 8 में व्हेन प्लेंटिफ इज एब्सेंट एंड डिफेंडेंट इज प्रेजेंट, तो डिफेंडेंट अदालत से कहता है कि मैं सुबह से आकर बैठा हूँ कोर्ट में, 4 बज गए, कोर्ट बंद होने वाली है, अभी तक प्लेंटिफ नहीं आया। तो अदालत कहेगी मैं क्या करूँ बताइए, लॉ क्या करना चाहिए मुझे। तो आप 9 रूल 8 बताइए, और 9 रूल 8 बता करके ये कहिए कि देखिए 9 रूल 8 में कार्रवाई कर दीजिए, और 9 रूल 8 को पढ़ दीजिए कि देखिए साहब प्लेंटिफ तो एब्सेंट है और मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा एडवोकेट प्रेजेंट है। अब अदालत को क्या करना चाहिए, अदालत को उसके दावे को डिसमिस कर देना चाहिए, राइट। 9 रूल 8 की पिक्चर क्या है, प्लेंटिफ एब्सेंट है, डिफेंडेंट प्रेजेंट है, तो ऐसी सूरत में द कोर्ट में डिसमिस द सूट ऑफ प्लेंटिफ, राइट। अब देखिए, थोड़ी और बारीकी से देखिए कि यदि दावा जो प्लेंटिफ ने किया है उसका जवाब दावा आ गया, राइट, और जवाब दावे में किसी हद तक डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है कि हाँ साहब ये 7 लाख रुपए में से मुझे
3 लाख रुपए देना बकाया है, बाकी मैं 4 लाख रुपए इसको दे चुका, राइट। अब वो खुद एडमिट कर रहा है कि 3 लाख रुपए बकाया है, तो उसका दावा किस हद तक डिसमिस होगा? प्लेंटिफ का 4 लाख रुपए तक तो डिसमिस हो जाएगा, और 3 लाख रुपया जो डिफेंडेंट मानता है, एडमिट करता है कि 3 लाख रुपये मुझे देना है, वहाँ तक उसका डिक्री हो जाएगा, क्योंकि तो एडमिट कर रहा है ना वो। तो ऐसी सूरत में नो रूल 8 के संबंध में अपन ने बात की। अब देखिए, जिस तरह से ऑर्डर नो रूल 6 की रेमेडी नो रूल 7 में देखी अपन ने, उसी तरह से नो रूल 8 की रेमेडी कोई है तो वो नो रूल 9 में है। नो रूल 8 की तकलीफ आपको हो जाए, इफ़ यू आर पेशेंट ऑफ नो रूल 8, देन वेयर डॉक्टर इज सिटिंग, नो रूल 9 में उसका डॉक्टर बैठा है। नो रूल 9 क्या कहता है कि यदि नो रूल 8 में आपका दावा खारिज हो जाता है तो यू मे गिव एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9, लेकिन आपको सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा कि मैं उस रोज इन कारणों से, या मेरा वकील इन कारणों से, हम उस रोज इस कारण से हम हाजिर अदालत नहीं हो सके, और बाकायदा उसके संबंध में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और बाकायदा वो नो रूल 9 की एप्लीकेशन का नोटिस किसके पास जाएगा? डिफेंडेंट के पास जाएगा। भाई वो तो अपने घर बैठ गया, दावा खारिज हो गया, राइट, उसके पास जाएगा। नो रूल 9 में जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उसकी कॉपी उसके पास जाएगी, वो आर्ग्यू करेगा जो भी ऑर्डर होता है। आप कहते हैं मैं हॉस्पिटल, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, और भी कारण जो भी है, वो उसको कंट्राडिक्ट करेगा। आप अपने एफिडेविट, आप अपने कागजात लगाएंगे, जैसा भी जो भी बहस चलेगी। नो रूल 9 में यदि आपका दावा रेस्टोर हो जाता है तो आपके दावे के दोबारा से पहिए लग जाते हैं, और वो चलेगा, और वहाँ से चलेगा जहाँ से नो रूल 8 तक चल चुका था, राइट, जो कार्रवाई हो चुकी थी इसमें। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि नो रूल 9 में केवल एक रेमेडी है आपके पास। व्हाट इज दैट रेमेडी? यू मे गिव एन एप्लीकेशन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ सूट, यू कैन नॉट फाइल फ्रेश सूट। अब आप देखिए, नो रूल 4 में जो रेमेडी बताई है, नो रूल 2 की और नो रूल 3 की, उसमें 2 रेमेडी बताई थी। नो रूल 4 में क्योंकि वहाँ पर भी प्लेंटिफ को नुकसान हुआ था, नो रूल 2 और नो रूल 3 ध्यान करिए, उसमें प्लेंटिफ का दावा खारिज हुआ था। 9(2) और 9(3) में प्लेंटिफ को नुकसान हुआ था, उसकी रेमेडी हमने पढ़ी थी नो रूल 4 में। और नो रूल 4 में जो डॉक्टर बैठा है उसके पास 2 पुड़िया है, 2 दवा है। वो क्या कहता है कि या तो रेस्टोर करवा लो अपने दावे को, या फिर फ्रेश सूट फाइल कर दो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। वो 9(4) की रेमेडी थी। अब नो रूल 8 में जो प्लेंटिफ का दावा खारिज हुआ है, यहाँ नो रूल 9 में उसकी रेमेडी है, और नो रूल 9 में डॉक्टर क्या कहता है? आई डू हैव ओनली वन ट्रीटमेंट। व्हाट इज दैट? रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, नॉट फ्रेश सूट। आप अपने दावे को रेस्टोर करा लीजिए, आपके पास आधार है, आपके पास सफिशिएंट कॉज है, आपके पास ऐसे दस्तावेजात हैं जो आपके काज को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप नो रूल 9 की एप्लीकेशन लगा करके दावा रेस्टोर करा सकते हैं, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल ए फ्रेश सूट। 9(8) में यदि दावा आपका खारिज हुआ है तो एक ही रेमेडी 9(9) में, रेस्टोरेशन ऑफ सूट। ऑर्डर नो रूल 10 पे बात करिए। प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स। देखिए, कोई दावा ऐसा होता है जैसे पार्टीशन का सूट हुआ, बहुत सारे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, और पार्टीशन का दावा, उसमें 5 तो प्लेंटिफ बन गए और 10 डिफेंडेंट्स बन गए मान लीजिए।
अब मुकदमा चला। अब यदि मान लीजिए 5 प्लेंटिफ में से मान लीजिए 2 आज एब्सेंट हो गए और 3 हाजिर हैं, और 2 जो एब्सेंट हुए उनका ऐसा कोई काम नहीं, उनके बिना भी प्रोसीडिंग्स चल सकती है, क्योंकि आज एक प्लेंटिफ की एविडेंस होनी है, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो उन बाकी प्लेंटिफ का कोई काम नहीं। और मान लीजिए उनमें से 5 में से 3 एब्सेंट हो गए, तो ये माना जाएगा सारे प्लेंटिफ प्रेजेंट है फॉर द एक्सपीडियंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि दूसरा पक्ष का डिफेंडेंट ये कहेगा कि साहब देखिए प्लेंटिफ 5 हैं, उनमें से 2 हाजिर हैं और 3 हाजिर नहीं है। जब वो हाजिर नहीं है तो क्या पिक्चर बनी? पिक्चर ये बनी कि 3 प्लेंटिफ एब्सेंट हैं और डिफेंडेंट हाजिर है, तो पिक्चर 9 रूल 8 की बन गई कि साहब उन 3 के खिलाफ तो आप मुकदमे को डिसमिस करिए। तो ऐसी स्थिति होगी तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपीडियंसी ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, क्या होगा? ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि सारे प्लेंटिफ प्रेजेंट है। यदि मान लीजिए वो प्लेंटिफ मान लीजिए एब्सेंट है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तब तो बात दूसरी है। जिसके बिना काम चल सकता है, उसका कोई आज विशेष काम नहीं था, उसके बिना आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ सकती है, तो ये मान लिया जाएगा कि एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, एवरी प्लेंटिफ इज़ प्रेजेंट, सो डैट उस उलझन में नहीं फंसेगी प्रोसीडिंग्स कि साहब इनके खिलाफ तो आप जो है मुकदमे को डिसमिस करिए और 9 रूल 8 में इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। फिर क्या होगा? 9 रूल 9 में एप्लीकेशन लगेगी, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये माना जाता है क्या? ऑर्डर 9 रूल 10 ये कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स वेयर there are more plaintiffs than one and one or more of them appear and the others do not appear, the court may at the instance of the plaintiff or plaintiffs appearing permit the suit to proceed in the same way as if all plaintiffs had appeared or make such order as it thinks fit। अब इसी तरह से ऑर्डर 9 रूल 11 पे बात करें अपन ये डिफेंडेंट के लिए कि प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स। जो मुकदमे में 10 डिफेंडेंट्स थे, उसमें मान लीजिए 7 डिफेंडेंट्स एब्सेंट हो गए और 3 प्रेजेंट हैं, और वो जो 8 डिफेंडेंट्स एब्सेंट हैं उनका कोई विशेष काम भी नहीं था, और 3 डिफेंडेंट्स का काम था, उनके बयान होने थे, तो क्या कि उनके बिना यदि काम चल सकता है तो ये माना जाएगा कि सारे के सारे डिफेंडेंट्स प्रेजेंट हैं। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि प्लेंटिफ ये कहेगा कि इन 7 डिफेंडेंट्स के खिलाफ तो एक्स पार्टी ऑर्डर करिए साहब, मान लीजिए उनके वकील साहब भी नहीं है कि साहब इनके खिलाफ तो क्या करें आप, इनके खिलाफ तो एक्स पार्टी ऑर्डर करिए। फिर वो एक्स पार्टी ऑर्डर होगा, फिर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगी, लिंगर ऑन होगा। तो ऐसी स्थिति में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये माना जाएगा कि एवरीबडी इज प्रेजेंट, एवरी डिफेंडेंट इज प्रेजेंट, अदरवाइज प्रोसीडिंग्स डिले होगी। अब देखिए 9 रूल 12 पे बात करिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर ए पर्सन। देखिए, यदि मान लीजिए आप जज हैं और आपने प्लेंटिफ से कहा कि अगली पेशी पर प्लेंटिफ को हाजिर करना, आप जज हैं, आप ये आदेशिका जारी करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं कि अगली पेशी को डिफेंडेंट को हाजिर करना।
या ये ऑर्डर शीट लिखते हैं कि अगली पेशी पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों वकीलों को कह दिया कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ के वकील को कह दिया प्लेंटिफ को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करना, और डिफेंडेंट को कह दिया, डिफेंडेंट के वकील को कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से डिफेंडेंट को हाजिर करना। राइट। अब ऐसी स्थिति में देखिए, समझिए, अगली पेशी आ गई। अगली पेशी पे मान लीजिए ऑर्डर शीट ये थी, आपने ये ऑर्डर लिखाया था जज साहब ने कि वकील साहब अगली पेशी पे प्लेंटिफ को हाजिर करना। अब इस केस में क्या होगा? पेशी आ गई, वकील साहब से पूछा वेयर इज प्लेंटिफ। वकील साहब ने कहा कि साहब मैंने तो चिट्ठी भी लिख दी थी, फ़ोन भी कर दिया था, उसने कह भी दिया था आ जाऊंगा, पता नहीं कैसे नहीं आया, कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं बताया। तो ऐसी स्थिति में चाहे प्लेंटिफ का वकील हाजिर हो तो ये माना जाएगा कि प्लेंटिफ एब्सेंट है। उसकी व्यक्तिगत हाजिरी जो है, जो अदालत ने कहा था व्यक्तिगत रूप से हाजिर करें, पर्सनली उसको पेश करें, इन पर्सन पेश करें, तो वकील साहब के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिक्चर ये बनेगी क्या कि प्लेंटिफ इज एब्सेंट, डिफेंडेंट इज प्रेजेंट। अब याद करिए, ध्यान करिए कि जब प्लेंटिफ एब्सेंट है, डिफेंडेंट प्रेजेंट है, तो क्या पिक्चर बनी थी? नौ रूल 8 में कार्रवाई हो जाएगी। नौ रूल 8 क्या कहता है? प्लेंटिफ तो एब्सेंट है, डिफेंडेंट प्रेजेंट है, तो उसका दावा डिसमिस हो सकता है। राइट। यदि उन वकील साहब ने भी सफिशिएंट कॉज नहीं बताया कि साहब वो हॉस्पिटल में है, मैंने फ़ोन कर दिया था, उसकी नानी जी नहीं रही, इस कारण से नहीं आया, जो भी कारण वो भी नहीं बताया वकील साहब ने, तो बात ये बनेगी कि प्लेंटिफ एब्सेंट है। वकील साहब के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क यही पड़ता है कि यदि वो सफिशिएंट कॉज बता देते हैं तो ऐसी सूरत में प्लेंटिफ का दावा पैनल प्रोविज़न है। क्या हुआ? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कोर्ट ये थी कि मैंने ये कहा था व्यक्तिगत रूप से हाजिर करना, लेकिन नहीं किया आपने, वो नहीं आया, तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कोर्ट की उस पर, राइट, समझ गए आप? तो अब अपन बात करते हैं इसी रूप में कि डिफेंडेंट के लिए कह दिया था ऑर्डर शीट में क्या है, डिफेंडेंट व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो। अगली पेशी आई, डिफेंडेंट हाजिर नहीं हुआ, उसके वकील ने कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं बताया, तो क्या होगा? उसके वकील साहब आ गए चाहे, लेकिन परसोना एज ए पर्सन उसको पेश नहीं किया, व्यक्तिगत हाजिर नहीं किया उसको, तो क्या पिक्चर बनी कि डिफेंडेंट इज एब्सेंट, प्लेंटिफ इज प्रेजेंट, यही बनी। तो क्या होगा? ऑर्डर 9 रूल 6 की कार्रवाई हो जाएगी। 9 6 यही तो कहता है कि डिफेंडेंट एब्सेंट है, प्लेंटिफ प्रेजेंट है, तो उस पर एक्सपर्टी ऑर्डर पारित कर दें, उसके खिलाफ एक्सपर्टी ऑर्डर हो जाएगा। 9 रूल 6 की पिक्चर बन गई। अब तीसरा इंस्टेंस समझिए कि जज साहब ने ये कहा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने यह आदेशिका जारी की कि दोनों साहिबान, दोनों एडवोकेट से को बता दिया गया, या व्यक्तिगत रूप से आप प्लेंटिफ को और आप डिफेंडेंट को हाजिर करें। अगली पेशी आ गई। अगली पेशी जब आ गई तो जज ने पूछा कि वकील साहब क्या हुआ, कहाँ है प्लेंटिफ, कहाँ है डिफेंडेंट? दोनों वकील साहबान ये कहते हैं कि साहब हमने तो कह दिया था, चिट्ठी लिख दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद नहीं आए, वी कांट से एनीथिंग। तो क्या होगा? तो क्या पिक्चर बनी? ऑर्डर 9 रूल 3 पे जाइए। ऑर्डर 9 रूल 3 ये कहता है व्हेन बोथ दी पार्टीज आर एब्सेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ आर एब्सेंट, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा था, चाहे उनके वकील आए उससे मतलब नहीं है, व्यक्तिगत हाजिर नहीं हुए, तो 9 रूल 3 की पिक्चर बनी, बोथ पार्टीज आर एब्सेंट। राइट। अब ये
जो स्थितियां बनी इसकी भी कोई रेमेडी है क्या? इसकी रेमेडी वही है। क्या? देखिए, यदि ऑर्डर 9 रूल 8 की पिक्चर बनी, प्लेंटिफ को कहा व्यक्तिगत रूप से और वो नहीं आया, तो 9 रूल 8 में कार्रवाई होकर उसका दावा खारिज हो गया, तो उसकी रेमेडी 9 रूल 9 में वही आपको लेनी पड़ेगी यदि दावे को आप पुनः रेस्टोर कराना चाहते हैं। तो भाई नुकसान आपका हुआ ना, प्लेंटिफ का हुआ ना, तो 9 रूल 8 में कार्रवाई हुई, तो 9 रूल 8 की रेमेडी कहाँ है? 9 रूल 9 में है। तो यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन, प्लेंटिफ हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 कि मुझे रेस्टोर कर दीजिए, मेरे दावे को रेस्टोर कर दीजिए। फ्रेश सूट की तो रेमेडी है नहीं 9 रूल 9 में, तो 9 रूल 8 में उसका दावा खारिज हुआ, तो 9 रूल 9 की रेमेडी लेगा वो। इसी तरह से डिफेंडेंट व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं है, जब वो हाजिर नहीं है तो पिक्चर ये बनी, डिफेंडेंट गैर हाजिर और प्लेंटिफ हाजिर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में 9 रूल 6 में जाए कि व्हेन डिफेंडेंट इज एब्सेंट एंड प्लेंटिफ इज प्रेजेंट, प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, तो क्या शक्ल बनी? 9 रूल 6 की बनी। 9 रूल 6 में क्या आदेश जारी हो जाएगा कि एक्स पार्टी ऑर्डर डिफेंडेंट के खिलाफ पारित किया जाता है। अब इसकी भी कोई रेमेडी है, वही रेमेडी यदि ऐसा हो जाए, ऐसा यदि ऑर्डर 9 रूल 12 में इस तरह का एक्शन हो जाए, तो क्या होगा? डिफेंडेंट को वही रेमेडी लेनी पड़ेगी। ही हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7, सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर। फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर, ऑर्डर 9 रूल 7 में एप्लीकेशन लगाइए। राइट। इसी तरह से आप देखिए कि बोथ पार्टीज आर एब्सेंट, तो क्या होगा? याद करिए, 9 रूल 3 की अपनी बात हुई थी। 9 रूल 3 में यह है कि नाइदर प्लेंटिफ नॉर डिफेंडेंट अपीयर्स, व्यक्तिगत रूप से कहा था, उनके वकील साहब आ जाएं, चाहे व्यक्तिगत दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को उनके साहिबान, वकील साहिबान ने पेश नहीं किया, न कोई सफिशिएंट कॉज बता रहे हैं, तो पिक्चर बनी 9 रूल 3 की, बोथ पार्टीज आर एब्सेंट। तो 9 रूल 3 में क्या होगा? ऑर्डर जारी हो जाएगा। नुकसान किसको होगा? प्लेंटिफ को होगा, प्लेंटिफ का दावा खारिज हो गया। ऐसी स्थिति में यदि रेमेडी चाहिए तो प्लेंटिफ हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन अंडर 9 रूल 4। 9 रूल 4 में हमने आपको 2 रेमेडीज़ बताई थी। एक रेमेडी बताई रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, एप्लीकेशन दे दीजिए, सफिशिएंट कॉज, गुड कॉज बता दीजिए, या फिर आप फ्रेश सूट फाइल कर दीजिए। 9 रूल 4 में 2 रेमेडी है ना, फ्रेश सूट फाइल कर दीजिए। तो ये बात हुई अपने 9 रूल 12 की। ऑर्डर 9 रूल 13 पे बात करें। ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रोविजन बताता है सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। पहले आप एक्स पार्टी डिक्री को समझ लीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स पार्टी डिक्री एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स पार्टी ऑर्डर। अपन ने पहले देखा 9 रूल 6। 9 रूल 6 में जब प्रतिवादी अनुपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई एक्स पार्टी ऑर्डर डिफेंडेंट के खिलाफ अदालत पारित कर देती है। उसका मतलब ये है कि आप आए ना आएँ, ये आपकी इच्छा, आप नहीं आ रहे हैं, आपके खिलाफ एक्स पार्टी कर दी है, अर्थात प्लेंटिफ को सुनेंगे। जब भी आप आएंगे देखा जाएगा, लेकिन प्लेंटिफ की सुनवाई को हम रोक नहीं सकते हैं। आपकी एब्सेंट में प्लेंटिफ की सुनवाई हम करते रहेंगे और मुकदमा आगे चलता रहेगा। दिस इज़ एक्स पार्टी ऑर्डर 9 रूल 6। अब एक्स पार्टी ऑर्डर आज पारित हो गया और लगातार मुकदमा चलता रहा और प्लेंटिफ अपने मुकदमे को साबित करता रहा, एक्स पार्टी, इन द एब्सेंट ऑफ
डिफेंडेंट, और लगातार साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल जितना भी चला और निर्णय हो गया, जजमेंट हैज पास्ड बाय द कोर्ट। अब ये जो जजमेंट हुआ उसके साथ डिक्री बनेगी। मैंने आपको जब डिक्री पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आपको व्हाट इज जजमेंट जजमेंट के बारे में बात आई। जजमेंट का मतलब क्या? जजमेंट का मतलब स्टेटमेंट गिवन बाय द जज फॉर रीचिंग सम कंक्लूजन। तो एक जजमेंट के लास्ट में एक आदेश लिखा जाता है, डेट इज कॉल्ड डिक्री। Decree is a formal expression of an adjudication which determines the rights of the parties conclusively. Decree may be preliminary, decree may be final, partly preliminary, partly final। इस तरह की बात अपनी हुई थी जब मैंने सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 आपको पढ़ाया था। खैर, तो ये एक्सपर्टी डिक्री इन दी एब्सेंट ऑफ डिफेंडेंट हो गई। डिफेंडेंट कहाँ तक नहीं आया? जजमेंट तक डिफेंडेंट एब्सेंट रहा, राइट। डिक्री पारित होने तक डिफेंडेंट अदालत में हाजिर नहीं हुआ। तो ये जो ऑर्डर 9 रूल 6 है, एक्स पार्टी ऑर्डर, ये डेवलप हो गया धीरे 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 एक्स पार्टी डिक्री में। तो एक्स पार्टी डिक्री एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब ऑर्डर 9 रूल 6 एग्जिस्टेंस में आएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 9 रूल 6 इज मदर ऑफ एक्स पार्टी डिक्री। 9 रूल 6 पिक्चर में नहीं आया तो एक्स पार्टी डिक्री कभी नहीं हो सकती है, राइट। अब ये जो एक्स पार्टी डिक्री है जो डिफेंडेंट के खिलाफ पारित हो गई, इसकी कोई रेमेडी है क्या? वो रेमेडी है 9 रूल 13। 9 रूल 13 कहता है, देखिए समझिए, कोई भी केस हो, इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट नहीं है, आया नहीं है, डिक्री पारित हो गई। ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाई विच द डिक्री वॉज पास्ड, जिस अदालत ने डिक्री पारित की है उसमें वो क्या करेगा? वो एक एप्लीकेशन लगाएगा। ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाई विच द डिक्री वॉज पास्ड, उसी अदालत में, फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड इट, एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट that the summons was not duly served, यदि वो अदालत को सेटिस्फाई कर देता है कि मेरे पास तो सम्मन ही नहीं आया, ड्यूली सर्व्ड ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं कब मुकदमा चला, कैसे चला, किस रूप में चला, आई डू नॉट नो, आई वॉज नॉट अवेयर एब्सोल्युटली अबाउट दिस केस, और डेट ही वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वॉज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। दूसरा ग्राउंड 9 रूल 13 की जब एप्लीकेशन वो लगाएगा तो एक ग्राउंड तो ये है कि मेरे ऊपर तो ड्यूली सर्विस हुई नहीं, आई डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, प्लेंटिफ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे पास तो कोई इतला ही नहीं आई। ये यदि ग्राउंड नहीं है तो दूसरा ग्राउंड क्या हो सकता है कि साहब मैं आया तो सही, 2 4 5 पेशी आया, उसके बाद आई वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशेंट कॉज, वो कॉज बताना पड़ेगा कि साहब मेरे साथ तो ये घटनाक्रम हो गया था और उसके बाद मैं आ ही नहीं सका, और 9 रूल 6 मेरे खिलाफ पारित हो गया होगा और उसके बाद एक्स पार्टी डिक्री बन गई, निर्णय तक मैं नहीं आ सका बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, दीज आर दी सफिशेंट रीजन्स। सफिशेंट कॉज आपको बताना पड़ेगा कि मैं कोमा में चला गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, वगैरह वगैरह, जो भी ग्राउंड लेना चाहता है वो। तो दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है, पहला तो ड्यूली सर्विस नहीं हुई, दूसरा ये आई वॉज प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स टू अपीयर इन द कोर्ट। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री
कोर्ट शैल मेक, शैल वर्ड इंसर्ट किया गया है, मे नहीं है। यदि अदालत को ये समझ में आ जाए इन दो कारणों में कि ये सफिशिएंट रीजन बता रहा है, इसके संबंध में सारे डॉक्यूमेंट्स इसने पेश किए, ऐसा समझ में आता है पूरा ही वॉज प्रिवेंटेड, ऐसा समझ में आता है ड्यूली सर्विस नहीं हुई इसको, द कोर्ट शैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री एज अगेंस्ट हिम अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी ऑर्डर में लिखी, कोई कॉस्ट पर हुई, ये हुआ वो हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट, एंड shall appoint a day for proceedings with the suit. This is the ex parte डिक्री के संबंध में अपन ने जो बात की और रेमेडी के संबंध में जो बात की वो ये है। तो दिस इज अ रेमेडी। एक्स पार्टी डिक्री को यह डिफाइन नहीं किया है। एक्स पार्टी डिक्री को सेटासाइड कराने का ये तो प्रोविजन है, ये तो रेमेडी है। अब डिफेंडेंट, और इसको समझ लीजिए थोड़ा सा बारीकी से और समझ लीजिए, नौ रूल 13 में आगे बात आती है प्रोवाइडेड की, परंतु देखिए वेयर द डिक्री इज ऑफ सच ए नेचर, ऐसी नेचर की है, डेट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, ओनली इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स आल्सो। परंतु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती ज़्यादा पार्टी से, ज़्यादा डिफेंडेंट से, वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। फिर प्रोवाइडेड फर्दर that no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in service of summons। मैंने आपको एक ग्राउंड बताया था 9 रूल 13 के तहत कि ड्यूली सर्विस नहीं हुई मुझे, that can become a ground for setting aside the ex parte decree। अब मान लीजिए एक्स पार्टी डिक्री को सेटासाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगी ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज़ बीन एन इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन्स, कि साहब इरेगुलरिटी थी, समन्स की सर्विस में इरेगुलरिटीज थी, अनियमितता थी। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट हैड नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग एंड हैड सफिशिएंट टाइम टू अपीयर एंड आंसर द प्लेंटिफ्स क्लेम। देखिए, जब एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करने के लिए 9 रूल 13 की एप्लीकेशन डिफेंडेंट के द्वारा लगाई जाती है तो निश्चित रूप से डेफिनेटली उसके समन्स या उसकी इतला प्लेंटिफ को भेजी जानी चाहिए। नेचुरल जस्टिस है, डिफेंडेंट तो कुछ भी एप्लीकेशन लगा देगा, अब भाई उसका जवाब भी तो लो प्लेंटिफ क्या कहता है। और यही बात 9 रूल 14 में है, समझिए कि नो डिक्री टू बी सेटिसाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। डिफेंडेंट प्लेंटिफ को नोटिस देगा कि मैंने 9/13 की एप्लीकेशन लगाई है, वो एप्लीकेशन ये है, उसकी कॉपी ये है, फलानी तारीख को आइए उसका जवाब दीजिए। तो आप ये समझिए कि यदि उसका ये ग्राउंड है डिफेंडेंट का कि मेरे को ड्यूली सर्विस में इरेगुलरिटी रही है, तो प्लेंटिफ ये कह सकता है और सेटिस्फाई कर सकता है कोर्ट को that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim। यदि प्लेंटिफ ये आर्ग्यू करता है और ये आर्ग्यू करने पर अदालत सेटिस्फाई होती है तो एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड नहीं किया जाएगा।
और समझ लीजिए, न्यायालय का ये समाधान हो जाता है, मान लीजिए कि प्रतिवादी की सुनवाई की तारीख की सूचना तो थी और उपसंजात मतलब अपीयरेंस होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त उसके पास समय था डिफेंडेंट के पास, तो वह एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करा सकेगा कि समन की तामील में अनियमितता थी, इरेगुलरिटी थी। एक्सप्लेनेशन और समझिए। देखिए, यदि मान लीजिए एक्स पार्टी डिक्री में रेमेडी भी बाद में, नौ रूल 13 के अलावा भी रेमेडीज हैं। एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए व्हाट आर द रेमेडीज, इस पर भी अपन बात करेंगे। तो नौ रूल 13 तो आपको मैंने बताया, और भी रेमेडीज है। एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ यू में गो इन अपील, द डिफेंडेंट में गो इन अपील, जजमेंट लेटर में गो इन अपील। Where there has been an appeal against a decree passed ex parte under this rule and the appeal has been disposed of on any ground or other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside that ex parte decree. देखिए, एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए नौ रूल 13 अवेल नहीं किया और कहाँ चला गया वो कि साहब मैं तो नौ रूल 13 में नहीं, मैं तो इसके खिलाफ अपील करना चाहता हूँ, एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ अपील, दैट इज़ आल्सो ए रेमेडी कि साहब एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ अपील करना चाहता हूँ। तो डिफेंडेंट ने एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ अपील कर दी, अपील पेंडिंग है, चल रही है। अब अपील डिसाइड हो गई, राइट, और उसने नौ रूल 13 भी लगा रखी है और अपील भी लगा रखी है। अब देखिए, नौ रूल 13 पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है और उसकी अपील खारिज हो चुकी है, तो नौ रूल 13 जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर वाली कोर्ट है। नौ रूल 13 तो आप उसी कोर्ट में लगाएंगे जिस कोर्ट ने डिक्री पारित की है, लेकिन अपील जो है एक्स पार्टी डिक्री की यदि अपील करते हैं तो ऊपर वाली कोर्ट में लगाएंगे, राइट। और उस ऊपर वाली कोर्ट ने यदि अपील खारिज कर दी है तो सुमोटो नौ रूल 13 का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि अपीलेट कोर्ट ने, हायर की कोर्ट ने डिसाइड कर दी है। अब इस एक्सप्लेनेशन में आप समझिए कि एक पक्षीय कार्रवाई जो हुई है और उसमें जो डिक्री हुई है, उस डिक्री के खिलाफ डिफेंडेंट ने अपील कर दी है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है। यदि मान लीजिए अपीलांट उस अपील को जो एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ उसने की है, यदि उस अपील को विड्रॉ कर लेता है, ओके, विड्रॉ कर लेता है आधार पर, उसको विड्रॉ कर लेता है तो एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड करने की जो नौ रूल 13 की एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई हो जाएगी, राइट। और यदि उसने विड्रॉ नहीं की है और अपील तय हो गई तो नौ रूल 13 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक्ट के तहत आप समझ लीजिए, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इस नियम के अधीन एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली, राइट। वहाँ उस एक पक्षीय डिक्री को अपस्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा, राइट। समझ में आई बात। एक देखिए एक्स पार्टी डिक्री को सेटिस्फाइड करने के लिए जो अपन रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं,
अपन पहुँचे कहाँ पर, 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगा दो जी, उसमें 2 ग्राउंड्स हैं वो ले लो, ये लगा दी। उसके साथ साथ मान लीजिए अपील भी कर दी, और अपील को उसने यदि विड्रॉ कर लिया तो 9 रूल 13 की बात चल सकती है। और अपील को विड्रॉ नहीं किया और अपील डिसाइड हो गई तो 9 रूल 13 की बात अपने आप खत्म हो जाएगी। ऑर्डर 9 रूल 14 की अपन बात करें तो नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू दी अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी कौन हुआ इसमें? प्लेंटिफ हुआ। डिफेंडेंट एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने की 9/13 में एप्लीकेशन लगाई तो प्लेंटिफ के पास नोटिस जाएंगे ना। नो डिक्री शैल बी सेट असाइड ऑन एनी सच एप्लीकेशन एज अफोरसाइड अनलेस नोटिस देयरऑफ हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। बड़ी मुश्किल से प्लेंटिफ ने डिक्री ली है बेचारे ने, और डिफेंडेंट आकर के 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगा देता है, और प्लेंटिफ को सुने बिना ही 9 रूल 13 अदालत तय कर दे। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये तो कोई नेचुरल जस्टिस नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसने कई सालों की मेहनत से डिक्री उसके हाथ लगी है और बिना सुने उसे सेट असाइड कर दिया जाए। डेट इज़ वाई द लेजिस्लेचर हैज इंसर्टेड दिस प्रोविज़न अंडर 9 रूल 14 के बिना अपोजिट पार्टी, बिना प्लेंटिफ को नोटिस दिए, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू प्लेंटिफ, सेट असाइड नहीं होगी। अब समझिए आप कि व्हाट आर अदर रेमेडीज टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। हमने 2 रेमेडी की बात की, 9 रूल 13 की बात की, अपील की बात की। तीसरी रेमेडी सुनिए, यू कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। जब मैं आपको ऑर्डर 47 सेक्शन 114 पर अपन जब बात करेंगे उसमें रिव्यू है, रिव्यू के प्रोविजंस है। रिव्यू का मतलब एक बार व्यू और कर लीजिए, एक बार देख और लीजिए, एक बार जजमेंट को अच्छी तरह समझ लीजिए। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू पिटिशन वो अलग बात है। तो यू मे गो इन रिव्यू पिटिशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। द थर्ड रेमेडी इज रिव्यू। अदालत में आप डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन लगाएगा, इस तरीके से मेरे खिलाफ ये एक्स पार्टी डिक्री हो गई है, ये मेरी रिव्यू की एप्लीकेशन है। सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 रूल 1-2। रिव्यू के ग्राउंड्स होते हैं apparent mistake on the face of the record और न्यू एविडेंस आफ्टर जजमेंट जो उसके हाथ लगी है। एनीवे इस पर तो आगे बात अपन कर लेंगे, लेकिन रेमेडी, तीसरी रेमेडी रिव्यू है। और चौथी रेमेडी जो है, जब अपन एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने की बात की, चौथी रेमेडी की बात करते हैं तो द डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट दिस डिक्री में बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। इन कारणों से ये डिक्री नल एंड वाइड घोषित की जाए, इंडिपेंडेंट दावा कर सकता है वो, और इस डिक्री को सेट असाइड इंडिपेंडेंट दावा करके भी कर सकता है। दीज आर द रेमेडी टू सेट असाइड द एक्स पार्टी